News 18 Network। जैसे मेरी बेटी गई है, इतनी मेहनती बेटी, मेरा वही सहारा थी, वही मेरी कमर तोड़ दी। जिस टाइम गुस्ल देने से पहले उसकी जो औरतों ने देखा वो बेहोश होके गई कि जब तक जिंदा थी जब तक बेटी मेरी थी, और अब बाद मरने के सब वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी है कि मुझे इंसाफ मिले कि मेरी बेटी की सीबीआई की जांच चाहिए। रबिया के हत्यारों को फांसी हो, फांसी हो। रबिया के हत्यारों को फांसी हो, फांसी हो। रबिया के हत्यारों को फांसी हो, फांसी हो। पर ऐसा आपने बनाया ही क्यों है सिस्टम कि हर केस के बाद डरना पड़ता है? नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर ख़ास। आप अपने आसपास, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने रियासत में, अपने ज़िले में आपने अक्सर ऐसी बातें सुनी होंगी कि फिर कोई निर्भया किसी दरिंदे का शिकार हो गई है। और हर बार ये होता है कि कई बार तो आप उसके हक के लिए, उसके इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते हैं, या फिर आप कई बार जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनको महज एक देखने वाले तमाशाई बन जाते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि शायद आपके साथ या आपके किसी रिश्तेदार के साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन क्या आपसे मैं पूछता हूं कि क्या यह सिलसिला थम गया है? और आखिर ये सिलसिला थमेगा कैसे? ये सिलसिला तब थमेगा जब हम सब मिलकर इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे कई बार ऐसे वाकयात हो चुके हैं जब कोई ना कोई बच्ची हमारे पड़ोस में किसी न किसी दरिंदों के हाथों वो निर्भया बन जाती है, वो शिकार हो जाती है उनकी दरिंदगी का। दिल्ली के संगम विहार की राबिया जो 21 साल की थी और उसके साथ जो दरिंदगी हुई है, शायद आप तक ये खबर पहुंच चुकी हो। अगर नहीं पहुंची हो तो आप अगले आधे घंटे तक हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आपको पता चले कि आपके माशरे में, आपके समाज में, आपके शहर में, आपके मुल्क की राजधानी में क्या हो रहा है और दरिंदों को कानून का या पुलिस का खौफ है या नहीं है। क्यों नहीं है खौफ और क्यों ऐसी वारदातें लगातार हो रही हैं? आखिर राबिया को इंसाफ कब मिलेगा? कब जैसा उनके घर वालों कहना है कि राबिया के गुनहगार एक दो नहीं बल्कि कई हैं, क्या वो तमाम जल्द से जल्द सलाखों के पीछे जाएंगे? बने रहिए हमारे साथ। जैसे मेरी बेटी गई है, इतनी मेहनती बेटी, मेरा वही सहारा थी, वही मेरी कमर तोड़ दी। जिस टाइम गुस्ल देने से पहले उसकी जो औरतों ने देखा वो बेहोश होके गई कि जब तक जिंदा थी जब तक बेटी मेरी थी, और अब बाद मरने के सब वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी है कि मुझे इंसाफ मिले कि मेरी बेटी की सीबीआई की जांच चाहिए। रबिया के हत्यारों को फांसी हो, फांसी हो। रबिया के हत्यारों को फांसी हो, फांसी हो। रबिया के हत्यारों को फांसी हो, फांसी हो। पर ऐसा आपने बनाया ही क्यों है सिस्टम कि हर केस के बाद डरना पड़ता है? अब सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या राबिया को यानी देश की एक और निर्भया को इंसाफ मिल पाएगा? क्या हमारा सिस्टम, हमारी हुकूमतें, हमारा पुलिस प्रशासन, हमारा कानूनी निज़ाम इतना ताकतवर है, इतना अहल है, इतना सक्षम है? और उन सबसे बढ़कर क्या हमारी नीयत इतनी साफ है कि हम माशरे में या मुल्क में रहने वाले किसी भी शहरी के साथ, उसके हक के साथ, उसके लिए इंसाफ की लड़ाई के साथ उस तरफ जाके खड़े हो जाएं, ना कि उसके तरफ जो लोग दरिंदे हैं। हमारे साथ इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए कई खास मेहमान हैं। पहले मैं उनका आपको नाम बता देता हूं, फिर आपको हम ये बताएंगे कि किस तरह से मुल्क के कई हिस्सों में लगातार राबिया के इंसाफ की हक की आवाजें उठ रही हैं। पहले हम आपको बताते हैं, हमारे साथ हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जो तर्जुमान है बीजेपी के, हमारे साथ आदिल अहमद खान है तर्जुमान आम आदमी पार्टी के, और महमूद पराचा हमारे साथ कुछ देर में जुड़ने वाले हैं जो एक मारूफ वकील हैं, और साथ ही अंबर जैदी हमारे साथ हैं सामाजिक कारकुन। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए और इससे अंदाजा कीजिए कि मुल्क के अलग अलग हिस्सों में राबिया को इंसाफ को लेकर जो मांग उठ रही है उसमें हम कहां खड़े हैं या हमारा रोल क्या है।
ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें ये तस्वीर दिल्ली की भी है। दिल्ली में भी लगातार मुजाहरे हो रहे हैं और दिल्ली में भी लगातार इसको लेकर कभी कैंडल मार्च, जिससे जो बन पा रहा है वो इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के हक में मेहनत कर रहा है। दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हैदराबाद की तस्वीरें देख रहे हैं। हैदराबाद के चार मीनार के करीब में ही इसको लेकर जबरदस्त एक मुजाहरा हुआ और लोगों ने इस बच्ची, जो एक देश की बच्ची थी राबिया, जो एक और निर्भया उसके साथ नाम जुड़ गया है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या उनके घर वालों को इंसाफ मिल पाएगा? उत्तर प्रदेश के महोबा में भी कैंडल मार्च निकाला गया और लोगों ने एहतजाज किया। रायचूर कर्नाटक की तस्वीर आप देख रहे हैं। किशनगंज, बिहार के किशनगंज में भी कैंडल मार्च निकाला गया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया। कुरनूल से भी खबरें आ रही हैं और कई जगहों पर, चाहे वो अमरावती हो या दीगर अजला हो, दीगर शहर हो, छोटे बड़े, हर जगह से राबिया के हक में आवाजें उठ रही हैं कि राबिया का जो कत्ल हुआ है और जिस तरह की दरिंदगी का मुजाहरा किया है उसके साथ, उसके जिस्म के साथ, जो उसको गौसल देने वाली औरतें थीं, उनके घर वालों ने बताया है कि उसके जिस्म में 50 से ज्यादा चाकू के निशान थे। अब आप अंदाजा कीजिए कि किस वहशी तरीके से और कितनी बेईमाना तरीके से उस पर जख्म जो है लगाए गए हैं और कैसे उसे मारा गया होगा। और क्या ये सब कुछ एक अकेला शख्स कर सकता है जो अचानक बीच में आ जाता है? वो कहता है कि मैं उसका पति हूं। घर वाले कहते हैं कि मेरी बेटी राबिया की शादी नहीं हुई। हम जानते नहीं है कि उसकी कभी शादी हुई हो। वो अकेली घर के कमाने वाली थी, पूरे घर का ख्याल रखती थी। अब सही बात यहां पर यह है कि दरअसल कौन सी थ्योरी सही है, किसकी बात सच है, पुलिस इसका तफ्तीश करे। लेकिन क्या पुलिस का रवैया टालमटोल वाला है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब आपको हम सीधे कुछ लोगों के बयान सुनाते हैं, बहुत मुख्तसर। जो लोग भी प्रोटेस्ट में शामिल रहे हैं उनका बयान क्या है, वो कैसे इस मामले को देखते हैं और वो सरकारों से, ऐसी सरकारों से जो ये कहते नहीं थकती थी बहुत हुआ बेटियों पर वार, बहरहाल बहुत तरह की बातें हैं, क्या कहते हैं लोग, जरा सुनिए। भटकाया जा रहा है, भरमाया जा रहा है और इधर उधर की बातें करके नकली उसके पति बनाकर खड़े किए जा रहे हैं असली गुनहगारों को बचाने के लिए, और उस लड़की की लाश को दफनाने के लिए भी उसके गांव भेज दिया जाता है। ये एक मोडस ऑपरेंडी है। हम चाहते हैं कि ये जो रियल में अपराधी हैं उन तक पुलिस पहुंचे, इन्वेस्टिगेशन करे और दिल्ली सरकार जो मुंह में दही जमाए बैठी है वो इस पर कुछ फूटे बोले। शासन और जो गुंडा भागिनी है उनका जिस तरीके से नेक्सस चल रहा है, उस नेक्सस के कारण आज गुंडों के जो अपराधी हैं उनके हौसले जो है वो बुलंद होते जा रहे हैं। एक तो पुलिस की वजह से और दूसरा ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, ये जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर बयानबाजी करते हैं, घटिया स्तर की बयानबाजी करते हैं कि महिलाओं को लक्ष्मण रेखा नहीं लागनी चाहिए, महिलाएं छोटे कपड़े पहनती हैं, ये सब चीजें अपराधियों को बढ़ावा दे रही है। नाइंसाफी हुई है, गैंग रेप हुआ है और उसको 50 चाकुओं के वार होके उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। उसको इंसाफ मिले भारत सरकार से। तो ये है वो बयानात चंद लोगों के। अब हम सीधे रुख करते हैं और मैं सबसे पहले जाऊंगा आदिल हसन, आपके पास आना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं जानना कि आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की दिल्ली में, आपकी सरकार से अगर राबिया के घर वाले ये उम्मीद लगाते हैं कि शायद ये सरकार हमें इंसाफ दिलाने में मदद करेगी, आगे आएगी, मदद क्या करेगी, सरकार है तो वो इंसाफ देगी शायद, क्या ये उम्मीद सही है उनकी या उन्हें उम्मीद नहीं करना चाहिए? देखिए आजम भाई, पहले तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो ये घटना घटी है संगम विहार के अंदर, निहायत ही शर्मनाक है और इसकी जितनी भी मसम्मत की जाए वो कम है। हमारी सरकार के मिनिस्टर इमरान हुसैन जी, वहाँ के विधायक, बगल के विधायक सारे लोग उस परिवार से 2-3 बार मिल चुके हैं। उनके परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देने की बात की है। नौकरी मिलना इंसाफ नहीं है, माफ कीजिएगा आदिल हसन साहब, ना तो नौकरी मिलना इंसाफ है और ना ही 10 लाख रुपए का ऐलान कर देना इंसाफ है। आजम भाई मेरी बात सुन लीजिए। देखिए पहले तो आप दिल्ली का जो दिल्ली का भौगोलिक, जो दिल्ली की स्थिति है उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस की जिम्मेदारी सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन है। हम लगातार केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि अगर आपसे दिल्ली पुलिस नहीं समझती है तो आप छोड़ दीजिए, आप दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के हवाले कर दीजिए। हम दिल्ली के क्राइम को रोक लेंगे,
हम सिर्फ संगम विहार की बात नहीं कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में दिल्ली के अंदर 4 ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां हमारी महिला, हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ गलत काम करके उनकी हत्या हुई है। और यह जो 4 जगह पर यह घटना हुई है वो एक से बढ़कर एक जालिमाना हरकत की गई है। और ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के अंदर जो इस तरीके से बहसी दरिंदे मैं कहूंगा जो घूम रहे हैं, उनके जहन से पुलिस का खौफ पूरी तरीके से ठीक है, आप अपनी बात कर चुके हैं, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, आप बने रहे हमारे साथ। अंबर ज़ैदी कुछ कहना चाहती हैं। अंबर, क्या कहना चाहती हैं आप? क्या दिल्ली हुकूमत से, दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की जो हुकूमत है, उस हुकूमत से किसी भी खानदान को जो दिल्ली में रहता है उसके साथ अगर कुछ बुरा होता है तो क्या उसे उस हुकूमत से उम्मीद नहीं करनी चाहिए इंसाफ की? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो अभी हमारे भाई साहब ने बात कही कि उनके परिवार में से किसी एक को नौकरी देने की और 10 लाख देने की बात कही गई, तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि लड़कियां कोई सामान या गुड़िया या कोई खिलौना नहीं होती कि अगर टूट गया तो हम उसकी भरपाई कर दें। हम यहाँ पर बेटियों के इंसाफ की बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ के नागरिकों को, जो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है ना किसी भी नागरिक की सुरक्षा की, अगर आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो आम लोगों में किस तरीके का मैसेज जाएगा? आप कम से कम लोगों में के लिए इंसाफ की आगे बढ़ाइए ना, कि उनको उम्मीद दिलाइए कि हम आपको इंसाफ देंगे। आपका वादा किया है, आप ये दे रहे हैं अपनी नाकामियों के ऊपर पर्दा डालने के लिए। एक लड़की 21 साल की जिसने 4 महीने पहले ऑफिस ज्वाइन किया था, उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उसके बाद आप ये कहते हैं कि ये तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप किसकी समय में आपकी जिम्मेदारी नहीं है? अगर बेटियों के आपने इन्हीं मुद्दों को उठाकर ही तो आपकी सरकार बनी थी। आपने निर्भया के समय बड़ी इसमें हौला काटा था कि हम बेटियों के लिए सुरक्षा देंगे, हम बसों में मार्शल्स देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। आज इन घटनाओं पर की कीमत लगा रहे कि रेप हो गया तो हम 10 लाख दे देंगे और एक घर में परिवार में किसी को नौकरी दे देंगे, हो गई। एक बेटी की मान सम्मान की कोई कीमत नहीं लगा रहा है, किसी बहन की कोई कीमत नहीं हो सकती। आप गलत बात कर रहे हो। आपको ये पता नहीं है कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी लीजिए पहले। दिल्ली के अंदर पुलिस किसके अंडर आती है? पुलिस किसके अंडर आती है? जो व्यवहार होता है उसको 50 चाकुओं से 50 बार किए जाते हैं और उसको गैंग रेप करके मार दिया जाता है। आप कहते हैं कि 10 लाख रुपए दे देंगे और एक नौकरी दे देंगे, आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। आप झूठ बोल रहे हैं। आप अपनी नाकामी में पर्दा डालने के लिए आदिल अहमद साहब, मेरा एक सवाल है, ये सब जानते हैं या शायद आम लोग नहीं जानते होंगे कि दिल्ली की पुलिस वो मरकजी हुकूमत के ज़ेरे तहत इंतजाम आती है और उसके लिए अभी हम बीजेपी से शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब उनसे हम पूछेंगे। लेकिन मुझे आप ये बता दीजिए, क्या आम आदमी पार्टी के वर्करों ने डीएम ऑफिस के बाहर जाकर धरना दिया, जिसके लिए आपकी पार्टी मशहूर है? अरविंद केजरीवाल बात बात पे धरना देते हैं, क्या आपने डीएम ऑफिस में धरना दिया? क्या आपने वहां दबाव बनाया? हमारे लोग धरना दे रहे हैं, हमारे लोग ही वहां संगम विहार में धरना दे रहे हैं। ये सारे लोग कह रहे हैं डीएम ऑफिस, आपने डीएम ऑफिस के पास धरना क्यों नहीं दिया? आपने क्यों नहीं वहां दबाव बनाया? हमारे लोग आप सिर्फ ये घरियाली आंसू नहीं बहा सकते कि उनको या पुलिस हमारे इंतजाम नहीं, इसलिए हम सिर्फ पैसे दे सकते हैं 5 लाख या 10 लाख रुपए। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। लोगों में जो इस बात को नाराजगी और गुस्सा है, एक के बाद एक कई मामले, चाहे वो कैंट वाला मामला हो, उसके भी मामले सामने आए, चाहे ये मामला हो, क्या दिल्ली में पुलिस प्रशासन जो है वो बिल्कुल वो नाकारा साबित हो चुकी है? क्या लोगों के दिलों से खौफ निकल गया पुलिस का? आखिर क्यों नाकारा साबित हो रही है दिल्ली पुलिस बार बार? दिल्ली सरकार इस पूरे पॉइंट को लेके जिस तरीके के जवाब दे रही है, मेरे को बड़ा निराशाजनक लगा। एक बच्ची की मृत्यु हुई है और उस बच्ची की जो मृत्यु हुई है उसके ऊपर ये सियासत कर रहे हैं। आज मैं जब आपके चैनल पे आ रहा था, इसके पहले 2 बार और टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुआ चैनल पे, और इंक्लूडिंग 2 रुख पे भी मैं आया हूँ। हर बार मैंने ये कहा है कि एक बेटी की हत्या हुई है और इतनी निर्मम हत्या हुई है, इसके ऊपर जो भी
कमेटी बननी चाहिए, कोई जांच होनी चाहिए, जो भी हो सकता है हाईएस्ट लेवल से इसका एक्शन लेना चाहिए। सर आप तो बातें बड़ी अच्छी करते हैं, जांच होनी चाहिए, यहाँ तो एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है जब तक लोग सड़कों पर आकर धरना प्रदर्शन न करें। क्यों नहीं पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करते हैं? कौन करेगा? मैं आपको कौन करेगा जांच? बातें कर रहा हूँ। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली पुलिस आपके आदिल साहब आप तो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि होम मिनिस्ट्री ने एक्शन किया इसके ऊपर, और ये लोगों का और आज 3 दिन की रिमांड ली गई है, वो हमको बताएगी, और इसके ऊपर जो जांच को आगे बढ़ेगी उसमें यदि सीबीआई की जांच होनी चाहिए तो सीबीआई की भी जांच होगी। मैं यहाँ होनी चाहिए का मतलब क्या है? आप क्या चाहते हैं? शुभेंदु शेखर अवस्थी क्या कहना चाहते हैं? सीबीआई की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूं, शुभेंदु शेखर क्या कहते हैं? सीबीआई की जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और क्या कह रहा हूं मैं आपके चैनल पे चिल्ला चिल्ला के कि सीबीआई से भी ऊपर कोई जांच होती है तो वो भी करानी चाहिए इसके ऊपर। तो कौन कराएगा ये? कौन पहल करेगा ये पहल कौन करेगा? क्यों नहीं पहल किया जा रहा है? जांच चल रही है, 3 दिन के लिए रिमांड पे लिया गया है। जांच जो उनके जिसने जिस चीज से उसने उसकी हत्या करी थी उसको लिया गया है। घर वालों को इस थ्योरी पर भरोसा नहीं हो रहा है और घर वालों की बात पुलिस नहीं सुन रही है। कोई भी थ्योरी बताई ही नहीं गई है। ये थ्योरी बनाने वाले आप पार्टी के लोग हैं। आज 15 दिन हो गए, एक भी केजरीवाल जी ने कुछ नहीं करते। आम आदमी पार्टी ने क्या किया नहीं किया उसका कच्चा चिट्ठा यहाँ सामने रख रहे हैं आदिल हसन साहब। बोलिए आदिल साहब, जवाब दीजिए। जवाब नहीं दिया उन्होंने। आज क्या बात करें? और ये कहते हैं जब भी दिल्ली में कोई घटना होती है हम नहीं है, हमारा काम नहीं है। किस बात की सरकार है? मैं आप सबको रोकना चाहूंगा। महमूद पराचा मारूफ वकील हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इस मामले में इस मामले की भी वकालत कर रहे हैं, वकील है वो। महमूद पराचा साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या राबिया के घर वालों को इंसाफ मिल पाएगा? आवाज नहीं आ रही। महमूद पराचा साहब आपका इस्तकबाल है, आप इस मामले की वकालत भी कर रहे हैं, इस मामले के आप वकील हैं। विक्टिम की जो फैमिली है इसमें क्या टेक्निकल पेच फंसा हुआ है और क्यों घर वाले जब ये मांग कर रहे हैं कि हमें इस थ्योरी पर भरोसा ही नहीं कि किसी ने शादी कर ली थी, हमें पता ही नहीं है, घर वाले आखिर किस बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि इस कत्ल और इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, ये एक साजिश है जिसे छुपाया जा रहा है? महमूद साहब को मेरी आवाज मिल गई? देखो तुम्हारे फोन आ रहा है क्या? किसका है? महमूद पराचा साहब को मेरी आवाज मिल पाई क्या? जी महमूद साहब, सिर्फ यह जानना चाह रहा था कि आपने इस पूरे मामले को किस हद तक समझा है और यह कहानी है क्या? उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इसमें आदिल साहब देखिए आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है उससे आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। और शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब ये कह रहे हैं, बीजेपी से जुड़े हैं, वो तर्जुमान है बीजेपी के, बीजेपी को इस बात के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आखिर बीजेपी के शासन में पुलिस व्यवस्था को हो क्या जाता है, ये पुलिस वाले करते क्या है, क्यों उनका डर खौफ जो है लोगों के दिलों से निकल जाता है और जो मुजरिम है, जो गलत पेशे के लोग हैं वो गलत काम कर जाते हैं। अब वो बच्ची तो डीएम ऑफिस में कार्यरत थी, वार्ड ड्यूटी करती थी वो। आजम भाई पिछले मैं फिर कह रहा हूं कि पिछले 1 महीने में 4 बलात्कार की घटनाएं दिल्ली के अंदर हुई हैं और चारों में से बढ़कर एक हैवानियत बच्चों और महिलाओं के साथ किया गया है। महमूद पराचा साहब को मेरी आवाज मिल रही है क्या? प्लीज जरा इशारा दीजिए। महमूद पराचा साहब का डर पूरी तरीके से, दिल्ली पुलिस का डर पूरी तरीके से मिल रही। जी महमूद पराचा साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि पूरा मामला क्या है, घर वाले राबिया के जो है वो क्यों कह रहे हैं कि इसके पीछे कुछ और साजिश है? देखिए, जो कागजात और हालात मुझे बताए गए हैं उसकी रोशनी में जो पहली नज़र में मैं कह सकता हूं, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है कि इस केस में, संगम विहार के केस में जो हुआ है वो छुपाया जा रहा है। दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस जी इसमें वो चीज़ें छुपा रही है जो हुई हैं और उसको एक दूसरा मोड़ देने की कोशिश की जा रही है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ और मैं पूरे तथ्यों के आधार पे कह रहा हूँ। जी एफआईआर जिस तरीके से रिकॉर्ड की गई है, जी
जी मैं सुन रहा हूँ, बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं आपकी जिस आवाज। तरीके से रिकॉर्ड की गई है जी हरियाणा पुलिस द्वारा, सूरजकुंड पुलिस द्वारा, उसमें साफ ये जाहिर है कि जो बयान लिखे गए हैं वो उसके फादर के नहीं बल्कि पुलिस ने अपने आप वो बयान लिखे हैं। जी जिस तरीके से उस लड़की का लास्ट सीन जो जगह है वो उसके अपने दफ्तर में था, जी अब उसके दफ्तर में था, इस बात को छुपाया जा रहा है। उसके जो बॉस था उस लड़की का, वो उससे एक दिन पहले करप्शन के केस में पुलिस द्वारा गिरफ्तार हुआ है, दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्रांच द्वारा, जी जो दिल्ली सरकार के तहत है। उस बात को पूरी तरह से छुपाकर उस पे पर्दा डालकर डायरेक्शन कोई और दी जा रही है, जिसमें जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, उसमें जो पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है जी वो इसमें भी इस्तेमाल हो रहा है कि लड़की के ऊपर ही लांछन लगाने की या एक अलग तरीके का पिक्चर और रुख बनाने की कोशिश की जा रही है एक खास तरीके से, जिसमें पुलिस, दिल्ली सरकार के अफसर और हरियाणा पुलिस की, सूरजकुंड की पुलिस साफ इन्वॉल्व है। और हमारी बात को तकवीयत यानी कि ताकत इस बात से भी मिलती है कि हरियाणा पुलिस ने खुद मजबूर होकर इस बात को तस्लीम किया है कि हमारी अब तक की इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं थी और हम क्राइम ब्रांच को कर रहे हैं। तो इसमें जो चीजें छुपाई जा रही हैं उसको हम कोर्ट के माध्यम से एक तो इसकी इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर कराएंगे, जब भी सच्चाई निकल के आएगी। जो सिविल डिफेंस के अंदर बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, जिसकी वजह से खुद एंटी करप्शन ब्रांच ने इसी ऑफिस के, और उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला है जी, और उसमें दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस की आपस में लड़ाइयां भी होती हैं, ये भी जग जाहिर है। उसकी बहुत सारी रिपोर्टिंग सभी न्यूज चैनल्स ने भी की है, न्यूज पेपर्स ने भी की है। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगा महमूद पराजा साहब कि जो एक लड़के को सामने एक बात आई है कि निजामुद्दीन नाम का लड़का है, उसने कोर्ट मैरिज किया था, क्या उसने कोई डॉक्यूमेंट की रिपोर्ट दिया है पुलिस को? और जिस तरीके से आमतौर पे जाके कोई सरेंडर करता है इस तरह से क्या जी, और जहां पे लाश बरामद हुई दिखाई जा रही है जी, उससे उसकी जगह किसी दूसरी जगह कालंदी कुंज थाने में जाके सरेंडर किया है। तो और दिल्ली पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जी, हरियाणा पुलिस से एफआईआर दर्ज कराई है। ये सभी बातें इस जानिब पॉइंट उंगली उठाती हैं, इस जानिब पूरी तरीके से चलिए बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। दरअसल अभी हमें इस यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया खास मौजू पर वक्त देने के लिए। हम एक ब्रेक लेते हैं और साथ ही ये बता दें आपको कि आपको हम सीधे इस वक्त लिए चल रहे हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब हो रहा है ब्रिक्स समिट से, वहां आपको रास्त